देखिए स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको जिंक और कॉपर के गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था। इसमें जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Zn/Zn SO4 डबल लाइन CuSO4 /Cu। तो बीच में जो डबल लाइन है इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। हमेशा गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसे लेफ्ट में लिया जाता है और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको राइट में लिया जाता है। और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि लेस रिएक्टिव मेटल का हमेशा रिडक्शन होगा और ये कैथोड होगा। जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो एनोड होगा और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सेल रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी कि लेफ्ट वाला मेटल जब ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Zn is equal to Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट में से होते हुए सेकंड पार्ट में आते हैं। सर्किट में वो चीज लगाते हैं जो भी चीज आपको रन करनी है, बल्ब वगैरह, और 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस द सर्किट एंड कम इन सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में कॉपर सल्फेट है जो कि आयनाइज होता है। इसको शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया है सेल को, और शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि Zn रॉड ZnSO4 में डिप्ड है। इधर से हम देखेंगे कॉपर रॉड, इस लाइन का मतलब रॉड होता है, कॉपर सल्फेट में डिप्ड है। और सेल के ईएमएफ का फार्मूला हमने प्रूव किया था, E is equal to E1 नॉट प्लस E2 नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn अपॉन कॉपर। जो लेफ्ट वाला आयन होता है ये वाली मोलैरिटी ऊपर रखेंगे और जो राइट वाली मोलैरिटी है कॉपर सल्फेट की वो नीचे रखेंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट भी फार्मूला बना सकते हैं बिना प्रूव किए हुए। तो अगर मान लीजिए इसी सवाल में न्यूमेरिकल होता और इसकी मोलैरिटी आपको 0.1 m दी होती और इसकी मोलैरिटी 0.01 m दी होती और हमें E नॉट दिए होते कि E नॉट Zn डबल पॉजिटिव अपॉन Zn दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट एंड E नॉट दे रखा है Cu डबल पॉजिटिव अपॉन कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट। तो अब मैं अगर इसमें वैल्यू रख करके ईएमएफ निकालूं, ये न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर आता है इस तरह का, तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम रखेंगे बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। एक इनोसेंट बच्चा भी इसे समझ जाएगा, कोई ज्यादा कंसेप्ट जिसे क्लियर नहीं है, इन दोनों में से हम देख के पता लगा सकते हैं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग लेफ्ट वाले की मोलैरिटी Zn की मोलैरिटी ऊपर लेंगे यहाँ पर फार्मूले के अनुसार 0.1 अपॉन 0.01, तो ये आपका 1.10 आ जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2। दिस इज log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। देन ये हमारा ईएमएफ आ गया 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 ओनली, क्योंकि log 10 इज 1। वोल्ट में आ गया। पहला पार्ट हमारा सवाल का खत्म होता है। इसके बाद ईएमएफ की सहायता से बाय द हेल्प ऑफ ईएमएफ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा जी, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एनएफ इनटू ईएमएफ। एन की जगह वैलेंसी आती है, वैलेंसी ऑफ Zn एंड कॉपर इज 2। एफ की जगह पर फैराडे कांस्टेंट लेंगे 96500 एंड ईएमएफ जो मेरा यहां से निकला है दैट इज 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2। तो ये जूल में हमारी फ्री एनर्जी आ गई। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आएगी देन सेल हमें एनर्जी देने के लिए तैयार है, सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए तैयार है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आएगी इसका मतलब बैटरी रिचार्ज मांग रही है और वो हमें करंट नहीं दे पाएगी, बल्कि हमें उल्टा करंट बैटरी को देना होगा। तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। इसका मतलब हम बैटरी से करंट ले सकते हैं। ईएमएफ के प्लस होने पर
डेल्टा जी माइनस में होगा एंड द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने पर सेल का ईएमएफ माइनस में आएगा, देन बैटरी रिचार्ज मांग रही है। और उस केस में अगर मैं नेगेटिव ईएमएफ यहाँ पर रखता हूँ, ईएमएफ की जगह पर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, तो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव डेल्टा जी मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस, इट मीन्स कि बैटरी रिचार्ज मांग रही है। इसके अलावा हम इससे तीसरा चीज जो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम जानते हैं कि जो ईएमएफ है इसको जीरो रख देंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो। इट मींस दैट जीरो इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। इस देखिए जिंक अपॉन कॉपर को हम Kc लिख देते हैं। Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसके बाद मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा। ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। ये भी बड़ा माइनस छोटा रखना है मुझे। यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 0.34 कॉपर की, माइनस छोटी वैल्यू Zn की माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Kc। और यहां से फाइंड करके मैं Kc निकाल लूंगा, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरली काफी हाई आते हैं गैल्वेनिक सेल के। इट इज नॉट ए लो वैल्यू, इट इज ए वेरी हाई वैल्यू इन लैक्स, 10 की पावर 5 6 7 8 इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। और जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ही सेल हमें ज्यादा ईएमएफ देगा, और जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा उतना ही सेल हमें कम ईएमएफ देगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन है 0.0591 से पहले वाला स्टेप लेता हूं। हमसे ये भी पूछता है कंडीशंस में कि क्या चीज बढ़ाने पर क्या चीज कम होगी। ये फार्मूला मैंने लिख लिया। बाद में मैंने आपको बताया था कि इतनी चीज को सॉल्व करने के बाद ये 0.059 बना था। ये उससे पहले वाला स्टेप मैंने लिखा है। और इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल के जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वाइट क्लियर दैट अगर Zn डबल पॉजिटिव इंक्रीज करता हूं तो ईएमएफ कम हो जाएगा। अगर कॉपर डबल पॉजिटिव इंक्रीज करता हूं ईएमएफ बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से ईएमएफ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर अगर मान लो 298 केल्विन है रूम टेम्परेचर, या ये 310 केल्विन हो जाए या ये 320 केल्विन हो जाए, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन टेम्परेचर के नीचे जो ये एफ है, एफ की बहुत बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर में 96500, तो टेम्परेचर में होने वाले थोड़े बहुत चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ हमारा कांस्टेंट रहता है। लेकिन हाँ, टेम्परेचर में अगर बहुत बड़ा चेंज आ जाए देन द ईएमएफ विल बी इफेक्टेड, and at very high temperature the EMF will be less. Denominator is very high, numerator थोड़ा बहुत बढ़ेगा, denominator 96500 है, then divide करने पर वो वैल्यू सेम आती है और हमारे EMF पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। R की वैल्यू, क्योंकि R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो R को चेंज करने का मतलब ही नहीं उठता, R हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसके अलावा एक इसमें सवाल और बनता है, जैसे कि आपको सवाल इस तरह से दे दे, ZnSO4 CuSO4 में कॉपर रॉड है, दोनों की मोलैरिटी दी देखी, सवाल बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि दिस इज 80% आयोनाइज्ड। यह सवाल उसने ट्विस्ट कर दिया, एंड दिस इज 90% आयोनाइज्ड। उसके बाद मैं जब ईएमएफ निकालूंगा E1 नॉट E2 नॉट, तो मुझे पता है कि बड़ा माइनस छोटा रखना है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, माइनस 0.0591/2 वैलेंसी 2 आ गई लॉग। ये जो मोलैरिटी रखूंगा लेफ्ट वाली मोलैरिटी ऊपर है, तो 0.1 का 80% लूंगा, जितने परसेंट आयोनाइज हो रहा है, अपॉन 0.01 का 90% लूंगा, जितने परसेंट आयोनाइज्ड है। उसके बाद सेल का ईएमएफ वोल्ट में आएगा और वही मेरा आंसर होगा। जितने परसेंट साल्ट आयोनाइज्ड है केवल मैं उतनी मोलैरिटी लेता हूँ, आयोनाइजेबल मोलैरिटी में लूंगा ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दिक्कत में आते हैं, लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। एंड इन द केस अगर मुझे सेल इस तरह का दिया हो जिसमें कि दोनों तरफ की वैलेंसी डिफरेंट है, जैसे कि Zn नॉट ZnSO4 साल्ट ब्रिज AgNO3 Ag ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये है यहाँ मोलैरिटी 0.1 है, यहाँ मोलैरिटी 0.01 है,
ई नॉट दे रखे हैं मुझे जेडन का -0.76 वोल्ट एंड सिल्वर का +0.80 वोल्ट, और मुझसे ईएमएफ निकलवाता है। तो फार्मूला ड्राइव करने में काफी टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं कुछ बातों का ध्यान रखूंगा तो फार्मूला प्रूव करना आसान नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। लेकिन ईएमएफ का डायरेक्ट फार्मूला बनाने के लिए इस सवाल के लिए E = E1 नॉट प्लस E2 नॉट तो वैसे ही रहना है -0.0591 अपॉन, यहाँ सिल्वर की वैलेंसी 1 है और यहाँ जेडन की वैलेंसी 2 है, तो ऐसे केस में इसके नीचे दोनों वैलेंसियों का प्रोडक्ट रखते हैं लॉग जेडन की पावर में सिल्वर की वैलेंसी लगाएंगे, सिल्वर की 1 है, और सिल्वर की पावर में जेडन की वैलेंसी लगाएंगे, जेडन की वैलेंसी 2 है। इसके बाद हम सवाल आसानी से कर पाएंगे। E = यहाँ रखेंगे बड़ा माइनस छोटा, यानी कि +0.8 माइनस -0.76 -0.0591 अपॉन 2 लॉग जेडन की मोलरिटी 0.1 की पावर 1 अपॉन सिल्वर की मोलरिटी 0.01 की पावर 2, क्योंकि पावर में एक दूसरे की वैलेंसी लगाते हैं और इस प्रकार से शॉर्टकट में हमारा ईएमएफ वोल्ट में आ जाता है। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जिंक और कॉपर का जो सेल है वो बेस्ट माना गया है, क्योंकि जिंक और कॉपर का सेल मीडियम करंट मीडियम टाइम के लिए देता है। अगर कोई सेल बहुत ज्यादा करंट कम समय के लिए देगा तो भी बेकार होगा, और अगर कोई सेल बहुत कम करंट ज्यादा समय के लिए देगा तो भी वो बेकार होगा। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिंक और कॉपर का सेल बेस्ट है, क्योंकि वो मीडियम करंट गिव्स फॉर मीडियम टाइम। एंड इस प्रकार से हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी लेवल के सारे ईएमएफ के सवाल आप कर सकते हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।